अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, और हमने बताया था चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। और उसके बाद हमने बात की थी स्टैटिक चार्ज और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। लेकिन उससे पहले इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रह गया था, वो देख लीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, यानी एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसा हमने बताया था कि कूलम इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमें फाइंड करना है कि अगर एक कूलम चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बेसिकली फाइंड करने हैं। तो उसके लिए आपको बनेगा क्वेश्चन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर एक कूलम चार्ज है तो उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी नंबर जो है इलेक्ट्रॉनों का वो इतना होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और ये वैल्यू आई कहाँ से है, इसको हमने निकाला कैसे है, तो उसके लिए हम एक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं Q = NE। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके बेस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं CBSE NCERT के अंदर। और ये फार्मूला है Q = NE। यही समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे पहला फार्मूला ये है Q = NE, जहाँ पे Q है आपका अमाउंट ऑफ चार्ज, N है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E है आपका एलिमेंट्री चार्ज। और एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू आपको मालूम है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर हम यहाँ से हम N की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो इसके लिए हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं इसको, Q = NE, और आपको N = Q/E, और Q है आपका 1 कूलम, क्योंकि हमें 1 कूलम चार्ज के अंदर फाइंड करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो N की वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। NCERT किताबों के अंदर आपको ये वैल्यू मिलेगी 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो इतनी आती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली इतना पढ़ सकते हैं या इतना मान सकते हैं। इसके बाद जैसा हमने बताया था चार्ज के बारे में, इसके बाद जैसा हमने बताया था चार्ज के बारे में कि चार्ज को हम दो तरह से कैटेगराइज कर देते हैं, एक स्टैटिक चार्ज या इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके अंदर चार्ज मोशन नहीं करता या चार्ज रुका हुआ होता है, और रुके हुए चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी हम इस वाली ब्रांच में करते हैं। और दूसरा है चार्ज का करंट इलेक्ट्रिसिटी, या इसमें चार्ज जो है वो मोशन करता है, फ्लो करता है, और इस फ्लो ऑफ चार्ज को जो हम स्टडी करते हैं वो कहलाती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज हमें इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करनी है। तो चलिए देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो जैसा हमने बताया कि इस ब्रांच के अंदर चार्ज होगा वो फ्लो करेगा या मोशन करेगा, तो इसी से हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन निकालते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं, इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर जिसके अंदर से चार्ज पास हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, उसके अंदर से एक सेकंड के अंदर, इसको आप ऐसा समझिए कि पर सेकंड जितना चार्ज पास होगा उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कोई कंडक्टर है, उसका किसी क्रॉस सेक्शन में से जितना अमाउंट चार्ज का पास हो जाएगा पर सेकंड, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट जो है बोलते हैं। और इसको हम इट्स डोटेड बाई कैपिटल I, इसको हम I से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो सिंपली अगर इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, क्योंकि चार्ज पर यूनिट टाइम ही हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो गया, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, और सिंपली I इज इक्वल टू Q अपॉन T, जहाँ पर I है आपका करंट, चार्ज Q और टाइम T। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू IT। तो ये भी एक दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है इसका, Q इज इक्वल टू IT, या दूसरी आइडेंटिटी इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा फॉर्मूला Q इज इक्वल टू IT, जहाँ पे Q इज इक्वल टू चार्ज और I करंट और T है आपका टाइम। इसके बाद चूंकि इलेक्ट्रिक करंट हमने एक नई डेफिनेशन पढ़ी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसकी यूनिट पढ़ लें। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर।
देखिए एम्पियर, और इसको हम कैपिटल ए से नोट करते हैं एम्पियर को। तो एम्पियर बेसिकली एक फिजिसिस्ट का नाम था, उनके नाम पर ही इसका नाम एम्पियर रख दिया गया है। तो यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और एम्पियर बेसिकली एक फंडामेंटल यूनिट होती है। जैसा हमने 9th क्लास में हम पढ़ते हैं कि यूनिट दो तरह की होती हैं, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं। तो एम्पियर को फंडामेंटल यूनिट में माना जाता है। अब चूंकि एम्पियर जो यूनिट है करंट की, वो थोड़ी बड़ी यूनिट है। जब हम प्रैक्टिकली करंट की बात करते हैं, तो जब कंडक्टर के अंदर से हम करंट को मेजर करते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर से, तो हम देखते हैं प्रैक्टिकली वो वैल्यू कभी कभी बहुत छोटी भी आती हैं करंट की वैल्यू। तो इसलिए हमें एम्पियर से भी छोटी यूनिट करंट की फाइंड करते हैं, और वो छोटी यूनिट जो होती हैं वो होती हैं मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर यानी स्मॉल एम और कैपिटल ए, इसको हम मिली एम्पियर को इस तरह नोट करते हैं, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। यानी सिंपली अगर आप इसको समझें तो 1 एम्पियर के अंदर 1000 मिली एम्पियर होते हैं। 1 एम्पियर के अंदर, बिल्कुल ऐसे जैसे कि 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं, वैसे ही 1 एम्पियर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिली एम्पियर होते हैं। तो अगर 1 एम्पियर के अंदर 1000 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू, सिंपली वो पावर माइनस में पहुंच जानी है, तो 10⁻³ एम्पियर। इसी तरीके से माइक्रो एम्पियर और छोटी यूनिट आती है इसकी, मिली एम्पियर से भी 1000 टाइम्स छोटी यूनिट माइक्रो एम्पियर। और इसको हम इस तरह म्यू ए, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे बना हुआ, ये म्यू है, म्यू और ए कैपिटल। तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 1 माइक्रो एम्पियर, नॉट मीटर, एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। यानी ये मिली एम्पियर से भी 1000 टाइम्स छोटी होती है यूनिट। तो ये बेसिकली दो यूनिट हैं जो कि हम इलेक्ट्रिक करंट की छोटी यूनिट के तौर पर इनको इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद जैसा कि हमने बताया अभी कि एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, तो अब हमें जानना यह है कि 1 एम्पियर करंट कितना होता है। मतलब अगर किसी कंडक्टर के अंदर कोई करंट पास हो रहा है, तो हम कब ये कहेंगे कि उस कंडक्टर के अंदर पास होने वाले करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है। सिंपली हमें 1 एम्पियर की डेफिनेशन चाहिए, ठीक है। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन के लिए हम, चूंकि आप फिर से आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था I = Q/T, जहां पर I था करंट, Q चार्ज, T टाइम। तो हमें सिंपली चाहिए 1 एम्पियर, यानी I की वैल्यू हमें अगर 1 चाहिए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, Q की वैल्यू को भी 1 कर देंगे और T की वैल्यू को भी 1 कर देंगे। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। व्हेन 1 कूलम, देखिए यहाँ पे हमने Q की वैल्यू को 1 कर दिया, तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, T की वैल्यू को मैंने 1 कर दिया, इन 1 सेकेंड। In 1 second, the electric current flowing through the conductor is said to be 1 ampere। मतलब किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के अंदर से अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास आउट हो रहा है, तो इसका मतलब उस करंट, उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन है। अब करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसको देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट के बारे में हम देखते हैं, करंट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी करंट इज द स्केलर क्वांटिटी। ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है, यहाँ पर आप इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसको वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम करंट को स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, या करंट स्केलर क्वांटिटी होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेसिकली इसको एडिशन, यहाँ पे वर्ड एक और लिख लीजिएगा, एडिशन, क्योंकि करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। वेक्टर लॉ फॉलो एडिशन, ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। यानी जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनको हम सिंपली एल्जेब्रिकल तरीके से ऐड नहीं कर सकते, बल्कि उनको ऐड करने के लिए हम एक अलग से लॉ पढ़ते हैं जिसको हम वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं, या एडिशंस लॉ ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। तो करंट चूंकि हालांकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये ऐड करते हैं हम इसको, तो सिंपली एल्जेब्रिकल तरीके से इसको हम ऐड कर देते हैं
वेक्टर्स लॉ को ये करंट फॉलो नहीं करता। इस वजह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी करंट को स्केलर क्वांटिटी माना जाता है। अब करंट इज मेजर्ड बाई अमीटर। अमीटर एक डिवाइस है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं, यानी किसी भी सर्किट के अंदर कितना करंट पास हो रहा है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 50 एम्पियर, इसको फाइंड करने के लिए एक डिवाइस का हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं अमीटर। अमीटर सिंपली क्या है, ये फुल फॉर्म इसकी बनेगी ए फॉर एम्पियर और मीटर मीन्स मीटर, तो एम्पियर मीटर, और उसको हम शॉर्टली इस तरह नोट करते हैं अमीटर। अब ये अमीटर होता क्या है और ये किस तरह काम करता है, इसको सर्किट में हम कैसे जो है सर्किट के अंदर इसमें कैसे लगाते हैं, ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अमीटर के अंदर। तो अमीटर के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। शुक्रिया।